हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू राजकुमार क्लासेस। आज फिर हम ऐसे के साथ शुरू करेंगे और ये ऐसे में ये हमारी चौथी क्लास है। 2023 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले 3 ऐसे हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। आज हम लेक्चर 4 में फोर्थ ऐसे की, यानी 2023 में जो फोर्थ ऐसे आया था उस पर एक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ऐसे 2023 यूपीएससी ऐसे 2023 पे बात करने वाले हैं। खंड ए, ये ऐसे डे 1 पे हमने डिस्कस किया था। चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। ये लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया है, आप चाहें तो वहां जाकर इसको देख सकते हैं। लेक्चर 2 में हमने इस वाले ऐसे पर डिस्कशन किया है, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क परस्पर मेल होता है। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था तीसरा ऐसे, नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। ये हमारा थर्ड ऐसे था। और आज का फोर्थ ऐसे है, द इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द इफर्ट टू लुक फॉर मैजिकल इन द मुंडेन। मतलब रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। ये आज के लेक्चर की थीम है और आज के लेक्चर की ऐसे की थीसिस है। इसको अपन को एक्सप्लोर करना है। हमने लेक्चर 1 में थीम क्या है, एक बार फिर समझ लिए, इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी। इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी कहां से आएगी? स्प्रिंग फ्रॉम द इफर्ट टू लुक फॉर मैजिकल इन द मुंडेन। मतलब रचनात्मकता की प्रेरणा कब आएगी? जब आप लौकिकता में क्या ढूंढेंगे? चमत्कार ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब क्रिएटिविटी आएगी, तब रचनात्मकता आएगी। ये किस तरह की थीम है? ये एक असर्टिव थीम। ये एक असर्टिव थीम है, मतलब एक थीम जो कुछ स्टेब्लिश करना चाहती है। क्या स्टेब्लिश करना चाहती है? इसका कहना है कि जो क्रिएटिविटी है, ये जो क्रिएटिविटी है वो कब आएगी? जब आप मुंडेन में क्या ढूंढोगे? मुंडेन में क्या ढूंढोगे? मैजिक। जब आप मुंडेन चीजों में मैजिक ढूंढने की कोशिश करोगे तो क्रिएटिविटी आएगी। ये कहना है इस थीम का। इसका कहना है कि अगर आप मुंडेन वर्ल्ड में, लौकिकता में मैजिक ढूंढोगे तो क्रिएटिविटी आएगी। इसका ऐसा कहना है। मतलब ये कहना चाहता है कि जब तक आप मुंडेन में मैजिक नहीं ढूंढोगे, क्रिएटिविटी नहीं ला पाओगे। ये एक असर्टिव थीम है। जब भी कोई थीम असर्टिव होती है तो याद है पिछले लेक्चर्स में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? जब कोई थीम असर्टिव होगी, उस थीम के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक होगी थीसिस और एक होगी एंटीथीसिस। समझ पा रहे हैं आप? इस ऐसे में अपन को एक थीम लिखनी पड़ेगी और एक एंटीथीसिस लिखनी पड़ेगी।
शुरुआत करते हैं इस थीम के इंट्रोडक्शन से। इस थीम का इंट्रोडक्शन क्या लिखें? लेक्चर 1 में हमने यह समझने का भी कोशिश किया था कि क्या इस थीम पर हमको ऐसे लिखना भी चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो आप लेक्चर 1 को जब जाकर देखेंगे तो वहां मैंने कुछ क्राइटेरिया बताए थे कि आपको कैसे डिसाइड करोगे आप कि आपको किस थीम को लिखना है, क्योंकि हर ऐसे के पेपर में 8 थीम होती हैं और 8 में से आपको केवल 2 लिखने होते हैं, 6 छोड़ने होते हैं। तो किस बेसिस पे आप 2 सेलेक्ट करोगे, 6 को रिजेक्ट करोगे? तो वो तरीका मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि हाउ टू पिक बेस्ट थीम फॉर योरसेल्फ। किन थीम्स पर आपको ऐसे लिखना है, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। आप जाइए और जाके उसको समझिए। अब इस थीम का हमको लिखना है इंट्रोडक्शन। हमको क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के कितने तरीके बताए थे मैंने? कई तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है क्वेश्चनिंग का तरीका। क्रिएटिविटी क्या है, मुंडेन क्या है, मैजिक क्या है, यही तो 3 टर्म है। क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द सर्च ऑफ मैजिक इन द मुंडेन। तो इसमें 3 ही टर्म है। क्रिएटिविटी क्या है, मुंडेन से क्या मतलब है, लौकिक जो बात कह रहा है वो क्या है, और तीसरा टर्म क्या है, मैजिक। आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, मैजिक क्या है। क्वेश्चनिंग का जो तरीका है वो केवल इंट्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं होता, आप पूरे ऐसे में क्वेश्चनिंग के थ्रू जा सकते हैं। अगर क्रिएटिविटी समझ में आ गई तो हाउ टू गेट इट, थीम का हिस्सा आगे बढ़ गया। लेकिन अपनी क्वेश्चनिंग करने का जो तरीका है वो कैसे आएगा और कहां कब तक लागू करना है, ये डिसाइड करता है थीम पर। थीम है असर्टिव। थीम कहना चाह रही है कि क्रिएटिविटी तब आएगी जब आप मुंडेन वर्ल्ड में मैजिक ढूंढोगे। तो असर्टिव थीम है। पहले ये स्टेब्लिश करना पड़ेगा, भैया ये ठीक कह रही है। तो पहला तरीका हमने बताया कि आप इंट्रोडक्शन को क्वेश्चनिंग से शुरू कर सकते हो। 2 से 3 पैराग्राफ आपके चले जाएंगे, 3 पैराग्राफ चले जाएंगे, ये इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा। बट इंट्रोडक्शन ये पार्शियल होता है क्वेश्चनिंग का इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप क्वेश्चन क्रिएट कर करके जवाब नहीं दे पाओगे। और जो ऐसे का एसेंस है, ऐसे के इंट्रोडक्शन का एसेंस है, इंट्रोडक्शन का एसेंस क्या है, आउटलाइनिंग ऑफ कोर आइडिया। ये ऐसे के इंट्रोडक्शन का एसेंस है। कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट एस्पिरेंट जब तक इंट्रोडक्शन में उस थीम का जो कोर आइडिया है उसको आउटलाइन नहीं कर पाता है तो इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं माना जाता है। तो इंट्रोडक्शन आप क्वेश्चनिंग से किस लेवल तक आउटलाइन कर पाएंगे, ये आपकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। मैनी टाइम्स मैनी कैंडिडेट कैन नॉट आउटलाइन द कोर आइडिया ऑफ थीम थ्रू द क्वेश्चनिंग अप्रोच ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन। इस केस में क्या है, अपने पास हमको दूसरा रास्ता, दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन लिखने का दूसरा विकल्प क्या है? हमने एक बात करी क्वेश्चनिंग की, लेकिन क्वेश्चनिंग लिमिटेड तरीका है। क्यों? क्योंकि इससे इंट्रोडक्शन के जो थीम है, जो इंट्रो ऐसे की थीम है, उसके कोर आइडिया को आउटलाइन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसकी लिमिटेशन ये है, कोर आइडिया को आउटलाइन आप नहीं कर पाओगे। और कोर आइडिया को आउटलाइन नहीं कर पाएंगे तो आप ये नहीं समझा सकते इवेल्युएटर को, अप्रेजर को, कि आप अपनी थीम को अच्छी तरह समझ गए हैं। इंट्रोडक्शन में ही हमको इवेल्युएटर को ये समझा देना है
कि भाई हम इंट्रोडक्शन में से ये बता रहे हैं कि हम थीम को अच्छी तरह समझ गए हैं। क्वेश्चनिंग से मैनी टाइम से पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए अपन को दूसरे रास्तों की तरफ मूव करना पड़ता है, और दूसरा रास्ता है स्टोरी। ये मेरा फेवरेट रास्ता है। मेरा फेवरेट रास्ता इसलिए है क्योंकि स्टोरी एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप ऐसे की थीम के कोर आइडिया को अच्छी तरह से आउटलाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही बात, स्टोरी दो तरह की हो सकती है, रियल और इमेजिनरी। रियल स्टोरी उठाएंगे तो आपके आंसर में ज्यादा वजन आ जाता है, वेटेज आ जाता है। इमेजिनरी आएंगे तो ऑथेंटिसिटी लॉस हो जाती है, इसलिए इमेजिनरी कहानियों से बचना चाहिए। मतलब मेरे पास एक ही विकल्प बचता है, रियल स्टोरी का। और भी रास्ते हैं, आप कोट से कर सकते हो। मैंने हमेशा मना करा है कि कोट से आप किसी भी ऐसे को शुरुआत करने से बचे। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट कोट को याद कर पाना उस पर्टिकुलर एग्जाम प्रेशर के दिन बहुत मुश्किल होता है। अगर मान लो आपने जैसे तैसे करके याद कर भी लिया, रिकॉल कर भी ली, तो फिर उसको फिट करना अपने आप में एक चैलेंज है। मतलब थीम के हिसाब से उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और भी तरीके होते हैं, फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स। मतलब आप किसी रिपोर्ट से शुरू कर सकते हो, डाटा से, लेकिन ये अलग तरह का मामला है, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप में चला जाता है, तो फैक्ट्स और रिपोर्ट वहां लागू होगी नहीं। एविडेंशियल थीम्स, जैसे वुमेन की स्टेटस पर कोई थीम आ जाए, वुमेन की एम्पावरमेंट पे कोई थीम आ जाए, रिलीजियस एस्पेक्ट्स में कोई थीम आ जाए, साइंटिफिक अप्रोचेस में कोई थीम आ जाए, तो वहां आप रिपोर्ट्स फैक्ट्स से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये थीम वैसी नहीं है जहां आप फैक्ट्स या रिपोर्ट्स का यूज कर पाओ, इसलिए अपने पास चार में से एक ही तरीका सूटेबल बचता है इस कहानी को, इस थीम के इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने इंट्रोडक्शन की कोई एक बेस्ट कहानी चुनते हैं। तो कहानी चुनने का अप्रोच क्या रहेगा कि हमारे जो थीम है उसकी कोर आइडिया क्या है कि क्रिएटिविटी कब आएगी? जब आप मुंडेन में क्या करोगे? मैजिक ढूंढोगे। अब आपको एक ऐसी कहानी ढूंढनी है जिसमें किसी आदमी ने मुंडेन में मैजिक ढूंढा हो और क्रिएटिविटी आ गई। ऐसी कहानी ढूंढ पाओगे? अगर आपने ऐसी कहानी ढूंढ ली तो मतलब क्रिएटिविटी आप ले पाओ, मतलब थीम के कोर आइडिया को आउटलाइन कर पाओ। अब क्रिएटिविटी केवल साइंस तक लिमिटेड नहीं होती है। क्रिएटिविटी दुनिया के हर फील्ड में, चाहे सोशोलॉजिकल फील्ड हो, चाहे सोशल फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी डोमेन हो, हर डोमेन में कुछ न कुछ लेवल पे आपकी क्रिएटिविटी चाहिए होती है। एजुकेशन फील्ड हो, हर फील्ड में कुछ न कुछ क्रिएटिविटी होती है। पढ़ाने का टीचिंग स्किल है, इसका भी क्रिएटिविटी होती है। तो अपन को एक कहानी ढूंढनी है, रियल कहानी, रियल स्टोरी ढूंढनी है, जहां पर क्या हुआ हो, किसी इंडिविजुअल ने मुंडेन में मैजिक ढूंढा हो और क्रिएटिविटी ईजाद की। क्या अपन एक ऐसा एग्जाम्पल सोच पा रहे हैं? अगर ऐसा एग्जाम्पल सोच पा रहे हैं तो वो कौन सा एग्जाम्पल? यहां जो अपन स्टोरी लेने जा रहे हैं वो ये जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिविटी का मतलब केवल तुम साइंस तक लिमिटेड कर दो। उसके मतलब साइंस के फील्ड में क्रिएटिविटी चाहिए होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्रिएटिविटी पॉलिटिकल फील्ड की कहानी चुन सकते हो, आप इकोनॉमिक फील्ड की कहानी चुन सकते हो, आप सोशल फील्ड की कहानी चुन सकते हो, आप रिलीजियस फील्ड की कहानी चुन सकते हो, आप टीचिंग की कहानी चुन सकते हो, आप कॉरपोरेट वर्ल्ड की कहानी चुन सकते हो, आप फैमिली की कहानी चुन सकते हो, आप एग्रीकल्चर की कहानी चुन सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग की कहानी सुन सकते हो, आप आईटी की कहानी सुन सकते हो, आप केमिस्ट्री की कहानी सुन सकते हो, आप बायोलॉजी की कहानी सुन सकते हो, आप फिजिक्स की कहानी सुन सकते
फिर फिजिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स है, वहां भी कहानी सुन सकते हो। डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मोशंस, फोर्सेस, इसमें केमिस्ट्री में बहुत चैप्टर्स हैं, वहां मतलब कहीं भी जो आपको आपके दिमाग में आ रही है, बस करना क्या है, उस स्टोरी को उठाकर अपनी थीम से फिट कर देना है। कौन सी उठा लें? ज्यादातर लोग पॉलिटिकल सोचते हैं, पॉलिटिकल एग्जाम्पल सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा विजिबल होते हैं। या कोई ओरिएंटेशन में साइंस हो, क्रिएटिविटी को लिंक करता हो, तो साइंस से आ सकता है। उठाने को आप कहीं से भी उठा सकते हो। मान लो मैं साइंस से ही उठाता हूं, मैं साइंस से ही उठाता हूं, ये पॉलिटिक्स से मैं नहीं उठाता। मुझे कोई कहानी याद नहीं आ रही है, मान के चल लेते हैं। जब आंसर लिखेंगे, क्योंकि थीम चुन ली है तो आंसर लिखना है, फिर तो सब डोमेन पे लिखना है। आप ये तो कह ही नहीं पाओगे कि इसमें मुझे आ नहीं रहा है, क्योंकि आपने थीम पिक करी है भाई। जब आपने कोई थीम पिक कर ली तो फिर उस पर आपको सारे डोमेन्स में खोलनी है, उसकी एक्सप्लोर तो करना ही है। मैं साइंस से शुरू करता हूं। अब आप देखो साइंस में किस आदमी ने मुंडेन में मैजिकल ढूंढा, मुंडेन में मैजिक ढूंढा और क्रिएटिविटी को जन्म दिया। जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, जितनी भी आप जो भी साइंटिफिक चीज अपने आप के सामने देख रहे हैं, आपको अगर याद नहीं है कि लैपटॉप किसने बनाया, ये बात एक अलग है, लेकिन आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि लैपटॉप किसी ने बनाया हो। ये जो कैमरा में मैं रिकॉर्ड हो रहा हूं, ये कैमरा भी किसी ने बनाया। ये जो पेन जिससे मैं लिख रहा हूं, ये भी किसी ने बनाया। ये जो बोर्ड, ये भी किसी ने बनाया। और ये जिस बाइक पे आप चलते हो करते हुए, वो बाइक किसी ने बनाई होगी। जिस प्लेन में आप जाते हो, वो भी किसी ने बनाया होगा। जिस रेल में आप चलते हो, वो भी किसी ने बनाई होगी। जो एसी वाली कार होती है, वो भी किसी ने बनाई होगी। अब कार में जो डिस्प्ले आता है कि आपको पीछे वाली चीजें साफ अपने सामने दिखाई दे रही होती है, डिस्प्ले आने लगा है बड़ा, एलईडी डिस्प्ले, तो पीछे क्या चल रहा है वो आपको कार में आगे आ जाता है। ये सब चीजें आई कहां से? किसी ने मुंडेन में मैजिक ढूंढा होगा, नहीं ढूंढा होगा? हवाई जहाज की कहानी याद है? एरोप्लेन क्या हुआ था? एरोप्लेन की जो इन्वेंशन है वो कहां से आई होगी? किसी ने बर्ड्स, पक्षियों को उड़ते देखा होगा, तो बर्ड्स का फ्लाई करना मुंडेन है कि नहीं? मुंडेन है ये? मुंडेन है? पक्षियों का उड़ना इसी लोक का है ना? पारलौकिक तो है नहीं, यही लौकिक है, इसी दुनिया का है। अपने आसपास की दुनिया ही मुंडेन दुनिया है। उस दुनिया में ये हो रहा है। अब उसने कोई मैजिक ढूंढा, जिसने नाम एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि किसने बनवाया था। कोई ब्रदर्स थे, उनका नाम आप देख लेना। तो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, ये मुंडेन था। अब इसको जो इन्वेंटर थे हवाई जहाज के, उन्होंने इसमें मैजिक ढूंढा कि अगर ये उड़ सकते हैं तो ये कमाल की बात। मतलब ऑब्जर्वेशन थी रियल वर्ल्ड की। रियल वर्ल्ड की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें उन्होंने मैजिक ढूंढा कि ये हो कैसे रहा है, पक्षी उड़ कैसे रहे हैं, आसमान पर कैसे चले रहे हैं, ग्रेविटी क्यों उनको नहीं खींच रही है। तो फ्लाइंग ऑफ वर्ल्ड इज अ मुंडेन थिंग, मतलब लौकिक है। लौकिक जमाने में उन्होंने कुछ मैजिक ढूंढा कि पक्षी उड़ रहे हैं भाई, ग्रेविटी से ऊपर, ग्रेविटी इनको खींच नहीं रही है, फिर भी आगे बढ़े चले हैं। तो कोई कंसेप्ट होगा, कोई ये मैजिक ही टाइप की चीज है ना।
तो ये मैजिक कैसे है, इस मैजिक की उन्होंने सर्च करी, उन पर रिसर्च करी, और रिसर्च करने के बाद इन्वेंशन किया आपको किसका, हवाई जहाज का। और सिंपल कर देता हूं, और सिंपल कर देता हूं, पहिए की खोज तो आपको किसी नाम की जरूरत है नहीं, व्हील। सोचो व्हील जब बना होगा पहली बार, तो व्हील का आइडिया किसको कैसे आया होगा, उसने किसी लुढ़कते पत्थर को देखा होगा, पहाड़ से कोई पत्थर लुढ़क रहा है, एक ऐसा पत्थर है और एक ऐसा पत्थर है, उसने देखा कि ये थोड़ा सा स्लो लुढ़क रहा है, ये तेज लुढ़क रहा है, तो जिसने देखा होगा ये लुढ़कना, ये तो मुंडेन काम है ना, मुंडेन वर्ल्ड का काम है, लौकिक दुनिया में ये हो रहा है, किसी ने ऑब्जर्व किया होगा ना, तो ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो इस तरह की शेप के पत्थर होते हैं वो नहीं लुढ़क पाते, खासकर प्लेन पर, लेकिन इनको आप ठोकर मारो, ऐसे मानो ये चौकोर पत्थर है, प्लेन एरिया है, और ये गोल पत्थर है, आप इसको ठोकर मारो तो ये इतनी ही दूर जाएगा, लेकिन आप इसको ठोकर मारो तो यहां तक पहुंच जाएगा। तो किसी ने ऑब्जर्व तो किया होगा ना शुरू में कि गोल शेप की चीज ज्यादा तेजी से चल सकती है, ज्यादा दूरी तक जा सकती है कम फोर्स में, तो इसके लुढ़कने में ये मुंडेन वर्ल्ड है, पत्थर का लुढ़कना मुंडेन वर्ल्ड की एक एक्टिविटी है कि नहीं है, लौकिक है, लौकिकता में उसने क्या ढूंढा, मैजिक। भाई ये फोर्स तो सेम है ना, मान लो 10 न्यूटन इस पे लगाया, 10 ही न्यूटन इस पे लगाया, ये दूरी करा 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, और ये दूरी तय करेगा 20 सेंटीमीटर, 4 गुनी। तो उसने देखा कि ये मैजिक है एक तरह का, कि एक ही फोर्स में एक चीज 4 गुना दूरी तय कर रही है, तो ये किस तरह का मैजिक है। इसी मैजिक की तलाश ने किसकी खोज कर दी, पहिए की, व्हील की। नहीं समझ में आ रहा, पेन की खोज समझते हो, पेन की खोज कैसे हुई होगी, पेन की खोज कैसे भी हुई तो होगी, तो जिसने खोज की होगी, जिसने उसको डिस्कवर रिकवर इन्वेंट किया होगा पेन को, उसने क्या ऑब्जर्व किया होगा, कुछ ऑब्जर्व किया होगा ना, कोई ऐसी चीज है जो अपने में स्याही सोख सकती है और बाद में उसे अपने हिसाब से फ्लो कर सकती है, कोई लकड़ी, कोई चीज आजाद, मजबूरी, तो उसने वो ऑब्जर्व किया होगा, उसमें मैजिक ढूंढा होगा। जैसे लिखने के लिए पहले लोग मोर पंख का यूज करते थे, शुरुआत में पेन के पहले लोग। आपने वेद व्यास का महाभारत लिखते समय जनरली महाभारत के ऊपर वेद व्यास का फोटो होता है और वो मोर पंख से उस पर कुछ लिख रहे होते हैं, मोर पंख से। मोर पंख से लिखना मुंडेन वर्ल्ड की एक क्रिया है कि नहीं है? अगर मोर पंख से लिखना मुंडेन वर्ल्ड की क्रिया है तो इसमें कुछ ऑब्जर्व किया होगा ना किसी ने, कि जो मोर पंख है जिससे लिखा जा रहा है, इसमें भर सकते हैं स्याही और यहां से इसको ड्रॉप आउट करके लिख सकते हैं, जैसे दबाते हैं उतनी ही निकलती है स्याही। तो इस ऑब्जर्वेशन ने ही तो पेन बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया होगा, साइंटिस्ट को। समझ रहे हैं? और अच्छा से अच्छा एग्जांपल ले लाते हैं, पानी का जहाज। शिप, वाटर शिप, इसकी खोज हुई होगी नहीं हुई होगी? खोज होने से पहले किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि लकड़ी पानी पर तैरती है, पत्थर डूब जाता है, जो वुड है वो लकड़ी पर तैर रही है और जो स्टोन है वो डूब जा रहा है, सिंक कर जा रहा है। ये दोनों एक्टिविटी मुंडेन वर्ल्ड की है कि नहीं है?
और किसी ने ऑब्जर्व की होगी। जब किसी ने ऑब्जर्व किया कि एक चीज डूब नहीं रही है, दूसरी चीज डूब रही है, तो शुरुआत में ऐसे तख्तों पे लोग चलना शुरू होंगे, तैरना शुरू हुए होंगे, बाद में उसको शेप वेप दे के जहाज बनाया गया। लेकिन शुरुआत में जहाज का कंसेप्ट आया कहां से होगा? इस तैरने के मैजिक में, कि लकड़ी तैर रही है, तो ये शुरुआत में मैजिक रहा होगा कुछ लोगों के लिए। आपको जो चीजें आसान लगती है ना कि ये कैसे हो सकता है, भैया दुनिया में हर चीज की खोज हुई है। आज आप जिस आग पे खाना बना के खा रहे हो, हाथ सेक रहे हो, प्रकाश पा रहे हो, लाइटिंग पा रहे हो, इस आग की भी कभी खोज हुई थी। मानव ने हजारों करोड़ों साल बिना आग के जिए हैं, मांस कच्चा खाया है। तो जब पत्थर से पत्थर रगड़ा होगा, चिंगारी लगी होगी, तो ये मुंडेन वर्ल्ड की कहानी थी कि नहीं थी? मुंडेन वर्ल्ड की कहानी है तो मतलब ये किसी ने ऑब्जर्व की होगी, और इस ऑब्जर्वेशन में उसने मैजिक ढूंढा होगा। वाह, पत्थरों के रगड़ने से आग बनती है, मतलब आग बनाई जा सकती। आग का इन्वेंशन ऐसे ही मुंडेन वर्ल्ड की ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ होगा। अब आपको पता चला कि कितनी कहानियां ले सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे राजकुमार आपने तो कहा था कि पॉलिटी में भी मुंडेन ढूंढ सकते हैं। भैया सब में ढूंढ सकते हैं। आप अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल है ज्यादातर साइंस के ही थे। पॉलिटी में चलते हैं। आपके पॉलिटी में जितने भी कंसेप्ट आए, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ये सारी चीजें क्या है? पार्लियामेंट, जुडिशरी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? कभी ना कभी तो ये नहीं रहे होंगे, किसी ने कहीं ऑब्जर्व किया होगा। लॉ कैसे आया होगा? शुरुआत में लॉ कैसे आया होगा ह्यूमन सोसाइटी? क्या सोसाइटी ने नेचर में कुछ नियम नहीं देखे होंगे? जुलाई का मौसम होते ही बरसात हो रही है, सितंबर अक्टूबर आते आते ठंड शुरू हो जा रही है। इस तरफ से हवा आ रही है तो बादल होंगे, इस तरफ से हवा आ रही है तो सूखा होगी। कुछ नियम होंगे ना। एक बीज डालो, पेड़ बनता है, फिर बड़ा हो जाता है, फल देता है। क्रम यही है ना। सीड बोया, पेड़ बना, फूल आए और फल आए, यही क्रम है। ये भी एक नियम है। तो इंसान ने नियमों को ऑब्जर्व किया मुंडेन वर्ल्ड में। मुंडेन वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया कि नहीं किया? इन नियमों को ऑब्जर्व करने के बाद ही तो इंसान को लगा होगा कि इंसानी सोसाइटी भी नियम बनाई जा सकते हैं। नहीं समझ में आ रही? जस्टिस का कंसेप्ट क्यों आया होगा? जस्टिस का कंसेप्ट क्यों आया होगा? क्यों इन्वेंट हुआ होगा कि जस्टिस होना चाहिए? लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि जिसके बाद जस्टिस नाम की चीज दुनिया में आई होगी? जस्टिस का ऑब्जर्व मतलब अगर नियम लेके आना है तो मुंडेन वर्ल्ड में इनजस्टिस के नुकसान देखे होंगे, और फिर एक बार सबको इक्वल ट्रीटमेंट का फायदा देखा होगा। मतलब इस इक्वल ट्रीटमेंट के मैजिक ने लोगों को प्रेरित किया कि जस्टिस का एक सेपरेट सिस्टम बनाया जाए। नहीं समझ आ रहा? आप एक ऐसी बात समझिए जैसे मान लो पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी होगी?
पार्लियामेंट की जरूरत अगर किसी ने इन्वेंट किया कि पार्लियामेंट होना चाहिए और नेशनल लेवल पे होना चाहिए, तो ऑब्जर्वेंस क्या रही होगी, ऑब्जर्वेशन क्या रही होगी? कलेक्टिव डिसीजन में मैजिक ढूंढा होगा लोगों ने कि कलेक्टिव डिसीजन अगर लेते हैं तो मैजिक होता है, और फिर ये क्रिएटिविटी आती है संसद की तरफ के इसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो। तो कलेक्टिव डिसीजन के मुंडेन प्रोसेस में लोगों ने मैजिक ढूंढा, और जब मैजिक मिला कि हाँ भाई कलेक्टिव डिसीजन से पीस ऑर्डर आता है, तो उन्होंने बोला कि इस तरह की एक इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म होनी चाहिए। उसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं जहां आपकी नजर है कि गांधी जी को क्यों नहीं ला रहे आप, ले आता हूं। गांधी जी ने इन्वेंट नहीं किया, लागू किया सत्याग्रह। सत्याग्रह का जो पॉलिटिकल टूल है इसको उन्होंने लागू किया रियल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में रियली में उन्होंने सत्याग्रह के इंस्ट्रूमेंट को लागू करा नेशनल लेवल पर। तो इस सत्याग्रह को नेशनल लेवल पर जब लागू किया होगा तो गांधी जी ने कुछ ऑब्जर्वेशन की होगी, नहीं की होगी? मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट का उनको, ऐसा तो है नहीं कि पीसफुल प्रोटेस्ट गांधी से पहले होते नहीं थे। पीसफुल प्रोटेस्ट होते रहे होंगे, गांधी जी ने खुद किए होंगे अपने घर में, अपने बाहर आसपास पड़ोस में, हल्के छोटे लेवल पे। तो उन्होंने इस पीसफुल प्रोटेस्ट का मैजिक देखा होगा, उन्होंने समझा होगा कि अगर कोई आदमी पीसफुली प्रोटेस्ट करता है तो वो विन विन सिचुएशन में रहता है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कोई करता है तो विन विन सिचुएशन में रहता है। एक तो उसको क्रश करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। अगर कोई आदमी भूखा बैठ के आंदोलन कर रहा है आपके खिलाफ तो आप उसे मारोगे नहीं कम से कम। दूसरा, जो आपका एनिमी है वो आपका एनिमी होते हुए भी एनिमी नहीं बनेगा, यानी आपके बात को सुनते हुए उसके बाद उसे एहसास हो जाएगा वो गलत कर रहा है, फिर आपका फ्रेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने एनिमी के खिलाफ बंदूक रख दोगे, अगर मामला सुलट भी गया तो एनिमिटी बढ़ जाएगी, दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पीसफुल प्रोटेस्ट का मैजिक ये था कि एक तो ये क्रश होने की पॉसिबिलिटी को कम करता है, दूसरा जो एनिमिटी है, दुश्मनी है, उसे कम करता है या खत्म करता है। तो ये मुंडेन वर्ल्ड में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट की खुद किया होगा, उन्होंने अप्लाई किया होगा। उनमें मुंडेन वर्ल्ड में ये मैजिक ढूंढा उन्होंने, दो मैजिक, एनिमिटी भी कम हो सकती है, खत्म हो सकती है, क्रश होने की पॉसिबिलिटी कम या खत्म हो सकती है। इसीलिए तो गांधी जी ने सत्याग्रह को पॉलिटिकल टूल बना दिया था। टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। तो कैसे बना होगा? इसीलिए अब मैं समझा पाया हूं, उम्मीद करता है कि आपको यह समझा पाया कि अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन में कौन सी कहानी ले सकते हैं आप, जो चाहे ले सकते हैं। बस आपको करना क्या था, आपको करना यह था कि आपकी जो रियल कहानी है, रियल स्टोरी है, वो ले लेनी है किसी भी फील्ड से, और थीम के जो कोर आइडिया है उसके हिसाब से उसको फिट करते हैं। तो आप कर पाएंगे, इस केस में हो जाएगा। इंट्रोडक्शन आपकी पूरी हुई यहां से। अब चलते हैं इसके बॉडी पार्ट पर। बॉडी पार्ट, इस ऐसे की बॉडी पार्ट में अपन दो थीसिस पर, दो पार्ट में बात करेंगे, थीसिस
और दूसरा पार्ट है एंटीथेसिस। अब ये थीसिस वाला पार्ट है और एक एंटीथेसिस वाला पार्ट है। थीसिस में इस्टेब्लिश करना होगा डिफरेंट सेगमेंट्स डोमेन्स में कि भाई आप सही कह रहे हो। जो काउंटर करना है वो एंटीथेसिस में करते हैं अपन, तभी बैलेंस्ड अप्रोच होती है। तो थीसिस शुरू करते हैं। इस ऐसे की थीसिस में किन किन पॉइंट्स पर आप सोच सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में आपको जाके देखना है। एक फिजिक्स का ले लो, एक केमिस्ट्री का ले लो, एक बायोलॉजी का ले लो। एक एक में क्यों ले रहा हूं? ताकि बोरियत ना हो, डाइवर्सिटी आए और बोरियत ना हो, आपकी डायमेंशन भी ज्यादा एक्सप्लोर हो जाए। एक सोशल ले लो, एक पॉलिटिकल ले लो, एक इकोनॉमिक ले लो। और जो चाहे आप ले सकते हैं। फिजिक्स कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो आप, पंखे का चलना, एसी का चलना, गाड़ी का भागना, जहाज, हवाई जहाज, जो भी है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जितने मैंने बनाए। जैसे आपका फैन चल रहा है, उसमें फिजिक्स है, तो मैजिक किसी ने देखा होगा कि बड़े पत्ते चौड़े की चीज को बार बार घुमाया जाए तो हवा बन सकती है। वैसी चीजों को ऑब्जर्व करके उसने किसी ने पंखे का इजाद किया होगा। नहीं समझ में आ रहा, एरोप्लेन का एग्जांपल मैंने दिया था, जहाज का एग्जांपल मैंने दिया था, वहां एक यूज कर लो, दूसरा यहाँ आगे यूज कर सकते। ठीक है, बंदूक की गोली, प्रेशर से कोई चीज फेंकी जाए, ग्रेविटी, लिफ्ट इसमें आप चलते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सब फिजिक्स के कंसेप्ट पे काम करते हैं। ब्रिज, सब फिजिक्स पे काम करते हैं। अरे चश्मा जो आप लगाते हो, कुछ नहीं, सेविंग तो सब करते हैं, मेल तो करते ही हैं सब। सेविंग का जो शीशा होता है उसमें फिजिक्स लगती है। आंखों का इलाज चश्मे से होता है। ये सब चीजें आप किसी भी एग्जाम्पल से, आप जो आपको अच्छा सुटेबल लग रहा है वहां से एग्जाम्पल उठा के लिख सकते हैं। पेंटिंग, पेंटिंग में केमिस्ट्री होती है। किसी ने देखा होगा ना मल्टी कलर पौधों को, इसीलिए तो पेंटिंग में मल्टी कलर का यूज होना हुआ शुरू होगा। दुनिया में किसी ने कहीं तो देखा होगा ना, जो इंद्रधनुष है वो किसी ने देखा होगा, उसमें केमिस्ट्री समझी होगी कि डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाने पे क्या निकलता है। इसीलिए तो पेंटिंग में डिफरेंट आए। दूध बनना, दूध से क्या बनाना, दही, किसी ने ऑब्जर्व किया होगा। फिर पनीर, दूध के फटने से पनीर बनता है। ये सब क्या है, केमिस्ट्री का हिस्सा है। तो किसी ने चीजों को, नाम सुना है जो रेडीमेड शुगर होती है, कुछ बोलते हैं स्वीटनर्स, जो स्वीटनर्स होते हैं वो इंटेंस कितने क्यों होते हैं ऐसे, तो वो केमिस्ट्री है। अचार बनाना देखा है, अचार को प्रोटेक्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी से, तो ऐसा होता है। दिए का जलना, किसी ने ऑब्जर्व किया होगा ना, अंधेरे में लाइट कैसे जाए थे, दिए जलाना। तो केमिस्ट्री के ये प्रोसेस में, हिस्से में आप कहीं से भी कोई भी यूज कर सकते हैं। बायोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी जितनी भी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो हिस्सा है, तो ऑब्जर्व किया होगा ना किसी ने कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाकर हो सकती है, हाइब्रिड पौधे नेचुरली बन सकते हैं, तो हम डीएनए के लेवल पे जाके कर सकते हैं। किसी ने ऑब्जर्व किया होगा था हाइब्रिड सीड कहां से आए होंगे, देखा होगा ना उन्होंने डिफरेंट तरह की ब्रीडिंग्स। खच्चर कैसे बना, किसी एनिमल ने बनाया नहीं। जब खच्चर नेचुरली बन सकता है तो हाइब्रिड का मामला वहीं से आया था। हाइब्रिड ही तो है, जब एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन करती है तो हाइब्रिड बनता है।
वही हाइब्रिडाइजेशन बायोलॉजी का हिस्सा है। आईवीएफ, जितने भी मतलब बायोलॉजिकल कंसेप्ट हैं सब में किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तभी उसको इन्वेंट किया। सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में पैट्रियार्कल नॉर्म जितने भी बने, पैट्रियार्कल नॉर्म जितने भी बने और फैमिली में लिबर्टी आई उसके बाद, तो लिबर्टी का फैमिली में लिबरल वैल्यूज का प्रमोशन क्रिएटिविटी है। तो ये क्रिएटिविटी आई कैसे होगी कि एक दो आदमी ने लिबरल होकर उसका मैजिक देखा होगा, फिर लिबरल आइडियाज का प्रमोशन किया होगा। अरे ड्रेसिंग पैटर्न सोशल लाइफ का हिस्सा है ना। ड्रेसिंग पैटर्न किसी ने ऑब्जर्व किया होगा ना कि कॉटन का कपड़ा, कॉटन ज्यादा सूटेबल है, उसमें भी हाफ ज्यादा सूटेबल है गर्मियों में और फुल ज्यादा सूटेबल है सर्दियों में। तो ये बात किसी ने मुंडेन वर्ल्ड में ऑब्जर्व करी होगी, तभी तो क्लॉथ लेवल पे कपड़े बने होंगे, इन्वेंशन होते हैं कपड़ों में। फूड हैबिट्स, किसी ने ऑब्जर्व किया होगा ना कि किस पर्टिकुलर फूड को खाने पे कम खाने में ज्यादा एनर्जी मिलती है, उसको रियल लाइफ में ऑब्जर्व करेगा तब आदमी सोशल लाइफ में इन्वेंट करेगा। ठीक है। सोशल के बाद पॉलिटिकल वर्ल्ड में मैंने बात करी थी गांधी जी के सत्याग्रह की। आप कोई और बात कर सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद है। नेशनल इंटीग्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया, क्रिएटिव आइडिया ही तो रहा होगा। शुरुआत में तो कंसोलिडेटेड रूल्स का कुछ ऑब्जर्वेशन रहा होगा लोगों का, तभी कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया पर गए होंगे ना। इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडियंस ने, उसमें कितनी क्रिएटिविटी है। मतलब उसमें फेडरलिज्म के भी एस्पेक्ट हैं, उसमें यूनिटरी एस्पेक्ट्स भी हैं, फेडरलिज्म एस्पेक्ट्स भी हैं, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। इन सब का मुंडेन वर्ल्ड में मतलब दुनिया भर के देशों को ऑब्जर्व किया होगा ना अम्बेडकर जी ने या संविधान सभा के जितने भी लोग थे उन्होंने, तभी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है कि दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे सबकी अच्छाइयों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। तो वो कैसे कर पाए? ये लौकिक वर्ल्ड में पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रहे होंगे, अगर हमसे पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहे होते तो क्या हम इतना क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशन बना पाते? तो उन्होंने फेडरलिज्म के मैजिक को देखा होगा, उन्होंने यूनिटरी सिस्टम के मैजिक को देखा होगा, उन्होंने रिजिडनेस के मैजिक को देखा होगा, उन्होंने जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में उनके मैजिक को देखा होगा, तभी तो भाई अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएटिव बनाया गया। हमारी जीएसटी सिस्टम में 4-5 टैक्स स्लैब है, तो कहीं जीएसटी सिंगल स्लैब की भी तो रही होगी, कहीं दो स्लैब की रही होगी, कहीं 3 स्लैब की रही होगी, कहीं 4 स्लैब की रही होगी, और हमने अपनाया इसको 4 स्लैब वाली को। क्यों? क्योंकि इनके मैजिक को हमने नहीं देखा और हमने खारिज कर दिया कि भाई ये ठीक नहीं है। तो 4 के मैजिक को देख कर ही तो हमने जीएसटी को 4 स्लैब वाली बनाया, 0%, 0 to 5%, 5 to 10 और 10 to 18 और 18 प्लस जो भी है। तो ये क्रिएटिव आइडिया कहां से आते हैं? दुनिया की एग्जिस्टिंग चीजों में लौकिक, जो दुनिया में है उसको लौकिक बोलते हैं, मुंडेन बोलते हैं, जो है दिख रहा है उसको ऑब्जर्व करता है आदमी, सोसाइटी, उसके मैजिक को, उसके फायदे को, उसकी अच्छाई को
ऑब्जर्व करता है, नोटिस करता है, फिर उसमें अपने लेवल पर उसको लागू करता है। यही तो क्रिएटिविटी है। समझ रहे हैं आप? तो ये इकोनॉमिक फील्ड में हो गया। रिलीजियस फील्ड में मुंडेन को ऑब्जर्व किया, उसके मैजिक को ऑब्जर्व किया और क्रिएटिविटी ले आए बुद्धा। उन्होंने अहिंसा, नॉन वायलेंस की वैल्यू को मुंडेन वर्ल्ड में, लौकिक वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया होगा, उसके मैजिक को। इससे इकोनॉमी अच्छी होगी, इससे सोसाइटी अच्छी होगी, तभी तो बुद्धा नया धर्म लेके आ गए, बौद्धिज्म। क्यों? क्योंकि नॉन वायलेंस, दुनिया में नॉन वायलेंस के मैजिक को उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा। मुंडेन वर्ल्ड में उन्होंने सत्य के न होने या सत्य के होने पर मैजिक ढूंढा होगा कि अगर मान लो सारे लोग सत्य सत्य बोलेंगे तो सोसाइटी में कोऑपरेशन, टॉलरेंस, ऑर्डर, पीस, ये सब चीजें आएंगी। तो दुनिया में उन्होंने सत्य की मैजिक को ऑब्जर्व किया होगा, तभी तो उन्होंने धर्म में इंक्लूड किया। तो किसी भी फील्ड में इनोवेशन तभी आई जब उस फील्ड के ऑब्जर्वर ने मुंडेन वर्ल्ड में मैजिक ढूंढा। स्टेब्लिश कर पाया मैं सारी बात? आगे चलते हैं। आप डोमेन को चेंज कर सकते हैं, डोमेन के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ? यहां तक मैं थीसिस वाले पार्ट को अच्छी तरह समझा पाया, उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं। अब है अपनी एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में क्या है कि जो हमने थीसिस में एस्टेब्लिश किया कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, जब जब लोग रियलिटी में मुंडेन ढूंढेंगे तभी मुंडेन में मैजिक ढूंढेंगे, तभी क्रिएटिविटी आती है। तो पहली उसको बात काउंटर करना है। अब अपन को क्या करना है? काउंटर। सबसे पहले काउंटर करना शुरू करेंगे कि नहीं भाई, सबसे पहली बात तो ये कि क्रिएटिविटी है क्या, ये कौन डिसाइड करेगा? क्या क्रिएटिव है और क्या क्रिएटिव नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा? हु विल डिसाइड? मान लिया हमने डिसाइड कर लिया कि क्या क्रिएटिव है, तो क्या मैजिक ढूंढना जरूरी है? हम क्या बिना मैजिक ढूंढे क्रिएटिविटी नहीं ढूंढ सकते? उसका एग्जांपल, अगर मैजिक ढूंढना ही है तो क्या मुंडेन वर्ल्ड में ढूंढे? मुंडेन वर्ल्ड में ढूंढे, सेक्रेट में नहीं ढूंढ सकते क्या? मतलब पारलौकिक वर्ल्ड में नहीं ढूंढ सकते क्या? इलोक में ढूंढना जरूरी है? जो मैजिक है वो किसी की कल्पना में भी तो हो सकता है, जरूरी तो ना मैजिक हकीकत में ही होता है। कोई आदमी सोच लेता है कुछ भी, तो यहां क्यों नहीं हो सकता? सेक्रेट वर्ल्ड में, मुंडेन वर्ल्ड में क्यों जरूरी है? फिर क्या मैजिक ही ढूंढना जरूरी थे? हमने चार बातें करी। पहली बात कि क्या क्रिएटिविटी जरूरी है, मतलब क्रिएटिविटी है ही क्या। दूसरा, मैजिक, क्या बिना मैजिक के क्रिएटिविटी नहीं आ सकती? अगर मैजिक चाहिए ही तो क्या मुंडेन में चाहिए, सिगरेट में नहीं आ सकती? अगला, ये बातें चार बार क्लियर कर दी, चार पांच बात। उसके बाद काउंटर थीसिस में अगला पार्ट क्या है कि अगर मान लो क्रिएटिव होना ही है तो क्रिएटिव के लिमिटेशंस क्या है? मतलब क्रिएटिव होने में क्या क्या लिमिटेशन आदमी फील करता है। क्रिएटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो भैया पेट भरा होना चाहिए। क्या हो? पेट भरा होना चाहिए। जहां मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 5 किलो अनाज पर अपना जीवन यापन कर रही हो, मोदी जी का खुद वादा है
कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन देते हैं फ्री में। तो 80 करोड़ लोग जो किसी सरकार के 5 किलो राशन पर निर्भर हो, आप उससे ये उम्मीद करोगे कि क्रिएटिव हो जाएगी? तो पहले तो भैया बेसिक इम्यूनिटी पूरी कर दो, पेट भर दो, छत दे दो, कपड़ा दे दो, क्रिएटिविटी बाद में करवा ले। लिमिटेशंस इसकी 4-5 लिमिटेशन आपको नोटिस करनी है। एक मैंने बताई कि आप पेट भर दो, पहला बेसिक इम्यूनिटी पूरी कर दो, मैजिक वैजिक बाद में ढूंढ लेना। दूसरा, उनको एजुकेट करो। देखो, क्रिएटिविटी ना दिमाग का खेल है, और दिमाग की परतें धीरे धीरे खुलती हैं, एजुकेशन के थ्रू खुलती है। आपने बहुत रेयर केस में ही सुना होगा कि कोई अनपढ़ आदमी क्रिएटिव था, बहुत रेयर केस में। जितने भी लोग क्रिएटिव हुए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशनलाइज वे में पढ़े थे या अन इंस्टीट्यूशनल वे में पढ़े थे। एजुकेशन के 2 तरीके होते हैं, कंफ्यूज मत करना। एक फॉर्मल एजुकेशन होती है जो हमारी आपकी होती है, घर से निकले, फिर LKG UKG फिर MKG, फिर 12वीं तक पढ़ाई करी, फिर ग्रेजुएशन कॉलेज से कर ली, फिर PG कर ली। ये फॉर्मल तरीका पढ़ने का। कुछ लोग इनफॉर्मल भी पढ़ते हैं, मतलब घर में ही पढ़ाई चल रही है, मम्मी पापा ने पढ़ा दिया, किसी कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन पढ़ रहे हैं, किताबें वो भी पढ़ते हैं। पढ़ना जरूरी है, फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। दिमाग की परतें पढ़ने से खुलती हैं। आपका दिमाग उतना ही काम करता है जितना उसके पास इंफॉर्मेशन हो, उसको सोचने के लिए खोला गया हो। कंजर्वेटिव आदमी का दिमाग खिड़कियां बंद करे बैठा रहता है, उसे समझ में ही नहीं आता कि वुमेन को लिबर्टी दी जा सकती है, इक्वलिटी दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसने समझने की कोशिश ही नहीं करी, उसने उन कपाड़ों को खोला ही नहीं कभी जहां से वुमेन की लिबर्टी का आइडिया उसके दिमाग में आता। एक ब्राह्मणवादी सोच का, कट्टर ब्राह्मणवादी जो होगा, जाति मानसिकता वाला आदमी, उससे आप ये कहो कि दलित आपके साथ एक थाली में खाएगा, या दलित कम से कम आपके सामने बैठकर उसी टेबल पर खाएगा, सेम टेबल पर खाएगा, तो उसे मंजूर नहीं होगा, क्योंकि जाति मानसिकता ने उस कपाड़ को खुलने ही नहीं दिया कि दलित भी आदमी है और वो भी इक्वल राइट्स का हकदार है। तो एजुकेशन दिमाग के खोलने का तरीका है। तीसरी चीज, क्रिएटिविटी लाने के लिए दिमाग खुल गया, रिसोर्स भी तो चाहिए। गरीब देशों में स्पेस रिसर्च कम क्यों है? क्योंकि भैया उनके पास रिसर्च नहीं है, मतलब रिसोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास लोग नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि उनके पास एजुकेटेड लोग नहीं है। उनके पास लोग भी हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रिसोर्स नहीं है। मैजिक से आगे बढ़कर ये भी चीजें हैं जो इन्वेंशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है। ठीक है, और कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं जो आपको समझ में आती है। इसके बाद यहां तक हमने थीसिस, एंटीथीसिस पे बात कर ली। अब अपन बात करेंगे, लास्ट फेज पे चलेंगे, और वो है कंक्लूजन। इस थीसिस का कंक्लूजन कैसे लिखें, मतलब हमने रिकमेंडेशंस कर ली, 3 बातें। तो इस केस में समराइज करेंगे तो ये सबसे बेस्ट रहेगा कि हमने इस ऐसे के इंट्रोडक्शन में कहां से शुरुआत करी, बॉडी में हमने थीसिस में क्या क्या बातें करी, और एंटीथीसिस में हमने क्या बात करी, और रिकमेंडेशन हम क्या करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, अलॉन्ग विद सर्चिंग फॉर मैजिक इन द मुंडेन। हमको और किन किन चीजों पे काम करना चाहिए? बेसिक इम्यूनिटी पूरी करनी चाहिए, एजुकेशन पे काम करना चाहिए, और रिसोर्स अलोकेशन पे काम करना चाहिए। तब क्रिएटिविटी कंप्लीटनेस में, कॉम्प्रिहेंसिवनेस में एक जनरल एटीट्यूड बन पाएगा। वरना 4 लोग क्रिएटिव होते रहेंगे, एलिटिज्म बनता रहेगा, इनइक्वलिटी बढ़ती रहेगी,
सोशल डिवाइड बढ़ता रहेगा, कन्फ्लिक्ट बढ़ता रहेगा। सोशोलॉजी भी साथ में पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ ओनरशिप सेगमेंटाइज होती जाती है वहाँ कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। मान लो नॉलेज पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, पर्टिकुलर ग्रुप का अगर कंट्रोल बढ़ता गया तो क्या होगा, भविष्य में उस सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए, सोशल ऑर्डर और सोशल पीस के लिए, इक्वलिटी के लिए जरूरी है कि कॉमन पीपल में बेसिक एम्यूनिटी, एजुकेशन और रिसर्च और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कराई जाए ताकि हर कोई इक्वली क्रिएट हो पाए, मतलब क्रिएटिव हो पाए और नेशन प्रोग्रेस कर पाए। इसी के साथ आज के ऐसे को हम करते हैं कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच।